हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी एडी ऑनलाइन क्लासेस। बच्चों, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हमने फर्स्ट चैप्टर की मोस्टली सारे कंसेप्ट्स को डिस्कस कर लिया है। एक कंसेप्ट हमारा बचा है, एक टॉपिक हमारा बचा है जिसका नाम है थर्मल स्ट्रेसेस ऑन दी बार। देखो बच्चों, थर्मल स्ट्रेसेस को समझने के लिए सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि कोई भी कंपोनेंट है, मैकेनिकल मेंबर है, तो जब उस पर लोड आता है तो वो कौन सी स्ट्रेस को जनरेट करता है, और उस लोड के साथ साथ अगर कहीं पर टेम्परेचर डिफरेंस भी एग्जिस्ट कर जाता है, ठीक है, जिसे हम टेम्परेचर ग्रेडियंट कहते हैं, तो वहाँ हमें थर्मल स्ट्रेसेस को भी कैलकुलेट करना होता है। देखो बच्चे, सबसे इम्पॉर्टेंट क्यों है थर्मल स्ट्रेसेस को समझना। होता क्या है कि जब किसी भी मेंबर में आपने कोई मैकेनिकल लोड या मैकेनिकल फोर्स आ रहा है, तो उसके करस्पॉन्डिंग जो स्ट्रेस हम कैलकुलेट करते हैं उससे हम कर क्या रहे हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि वाई यू आर स्टडिंग स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल बच्चे हम इसलिए पढ़ रहे हैं ताकि हम उस कंपोनेंट का डिजाइन कर सके, राइट। और डिजाइन का मतलब होता है डायमेंशंस को निकालना। अगर कोई बोले आपको कि किसी कंपोनेंट को डिजाइन करना है, तो डिजाइन का सीधा सीधा मतलब है कि हमें उस कंपोनेंट की डायमेंशंस को फाइंड आउट करना है ड्यूरिंग इट्स फंक्शनैलिटी, कि उसकी डायमेंशंस क्या होगी जब उस पर एक्सटर्नल फोर्स आएगा, राइट। तो वो जो डायमेंशंस है उसको निकालना ही होता है डिज़ाइन करना। लेकिन होता क्या है, कभी कभी मेंबर पे टेम्परेचर ग्रेडियंट भी एग्जिस्ट कर जाती है, राइट। टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट करने की वजह से मटेरियल जो है आपका, अगर टेम्परेचर बढ़ता है तो उसमें एक्सपेंशन हो जाता है, और अगर टेम्परेचर कम हो रहा है तो उसमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाता है। एंड ड्यूरिंग एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ अ बार, आपकी जो डायमेंशंस होती है वो चेंज हो जाती है। जो भी डायमेंशंस आपने डिजाइन से निकाली है वो डायमेंशन नहीं रहेंगी, क्योंकि वहां पर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है बच्चे, कि जो डिजाइन है आपका वो इम्परफेक्ट डिजाइन हो जाएगा उस केस में। दैट्स व्हाई वी हैव टू स्टडी अबाउट द थर्मल स्ट्रेसेस ऑन द बार। क्लियर? ताकि वो जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन का इफेक्ट है उसको भी हम डिजाइन में कंसीडर करें, राइट। और जो डायमेंशंस हम कैलकुलेट करेंगे वो दोनों स्ट्रेसेस के बेसिस पे करेंगे, एक लोड की वजह से आती है और एक टेम्परेचर ग्रेडियंट की वजह से आती है। दैट्स वाई हम कहते हैं कि आपकी जो टोटल स्ट्रेस है वो दो स्ट्रेस का समायोजन है, यानी कि दो स्ट्रेस का एडिशन है। पहली स्ट्रेस है आपकी मैकेनिकल स्ट्रेस जो आती है ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, और दूसरी आती है थर्मल स्ट्रेस जो आती है ड्यू टू टेम्परेचर ग्रेडियंट। तो जहां कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वहां पे थर्मल स्ट्रेसेस जनरेट होंगी। क्लियर हो रही बात? ठीक है, तो आई होप आपको एक आइडिया पता लग गया है कि हम क्या करने वाले हैं। हमें थर्मल स्ट्रेसेस को क्यों पढ़ना है, क्योंकि वो डायमेंशंस चेंज करता है ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन। और डायमेंशन चेंज का मतलब यह है कि आपका डिजाइन परफेक्ट नहीं है। क्लियर है? तो यहां पर हेडिंग डालेंगे थर्मल स्ट्रेस क्या होती है और इसका नेचर क्या होता है। थर्मल स्ट्रेस क्या होती है और इसका नेचर क्या होता है। देखो, थर्मल स्ट्रेस बच्चे, थर्मल स्ट्रेस क्या होती है? एक ऐसी स्ट्रेस जो जनरेट होती है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। ठीक है, इट इज द स्ट्रेस it is the stress it is the stress that generates that generates due to temperature due to temperature difference due to temperature difference on the component ये एक ऐसी स्ट्रेस है बच्चे जो जनरेट होती है
ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है, यहां पर टेम्परेचर डिफरेंस इंपॉर्टेंट है। अब मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनेंगे। जब कभी भी टेम्परेचर डिफरेंस किसी भी बॉडी पे एग्जिस्ट करता है तो उसको हम कहते हैं कि टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट कर रही है। अब ये जो टेम्परेचर ग्रेडियंट है इसकी कोई भी डायरेक्शन होती है, वाई डायरेक्शन भी हो सकती है, जेड डायरेक्शन भी हो सकती है, एक्स डायरेक्शन भी हो सकती है, ठीक। लेकिन इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ए बॉडी हमेशा जो डायमेंशन इंक्रीज होगी वो प्लेन जो होंगे आपके वो वैसे ही रहेंगे जैसे थे। प्लेन जो है, प्लेन ऐसा नहीं है कि डिस्टॉर्ट हो जाएगा, ये हमारा एजम्पशन होता है थर्मल स्ट्रेस को कैलकुलेट करते वक्त। हम ये मान के चलते हैं कि उसमें डिस्टॉर्शन नहीं आ रहा है, कि जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, जो भी डिफॉर्मेशन हो रहा है उसमें वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन हो रहा है। समझ में आ रही है बात? ऐसे करके वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, ऐसे करके वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन हो रहा है, कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो जब तक डिस्टॉर्शन नहीं है तो प्लेन जो होगा बिफोर द एक्सपेंशन एंड आफ्टर द एक्सपेंशन वो रहेगा रिमेन सेम, सिर्फ लेंथ बढ़ेगी उस डायरेक्शन की। क्लियर हो रही बात? और जब कभी भी बच्चे ऐसा होता है, डिस्टॉर्शन नहीं आया तो कोई एंगल डिफॉर्मेशन नहीं आया, कोई एंगल डिफॉर्मेशन नहीं आया तो कोई शेयर स्ट्रेस जनरेट नहीं होती। क्लियर हो रही है बात? तो यहां पर एक बात नोट करके लिखेंगे कि ड्यूरिंग द एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन, ड्यूरिंग द, यहां पर नोट करके क्या लिखेंगे, ड्यूरिंग द expansion, during the expansion and contraction, during the expansion and contraction there will not be any kind of distortion, any kind of distortion। जब कोई डिस्टॉर्शन नहीं है, एक्सपेंशन का क्या मतलब है बच्चे? एक्सपेंशन का मतलब क्या है? डायमेंशंस का बढ़ना। एक्सपेंशन में क्या होता है? डायमेंशन इंक्रीज होती है। और कॉन्ट्रैक्शन का क्या मतलब है? कॉन्ट्रैक्शन में आपकी डायमेंशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। कॉन्ट्रैक्शन में डायमेंशन क्या होती है? डिक्रीज होती है। क्लियर हो रही बात? तो ये हमारा एक एजम्पशन है कि आपका जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के दौरान कोई डिस्टॉर्शन नहीं होगा जब कभी भी हम थर्मल स्ट्रेस कैलकुलेट करेंगे। तो कोई डिस्टॉर्शन नहीं, कोई डिस्टॉर्शन नहीं, इसका क्या मतलब है कि आपका कोई भी एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं होगा। कोई भी एंगुलर डिफॉर्मेशन नहीं होगा इसका मतलब है कि इसमें शेयर स्ट्रेस नहीं होगी। नो शेयर स्ट्रेस, नो शेयर स्ट्रेस ड्यू टू, ध्यान रखेंगे बच्चे, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। टेम्परेचर डिफरेंस को हम दिखाते हैं बच्चे डेल्टा टी से, ठीक है, डेल्टा टी से। डेल्टा टी होगा फाइनल माइनस इनिशियल, हमेशा टेम्परेचर डिफरेंस होता है डेल्टा टी। चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन टेम्परेचर हमेशा होगा फाइनल माइनस इनिशियल, टी एफ माइनस टी आई, ठीक है। कोई शेयर स्ट्रेस क्यों नहीं आएगी? कोई डिस्टॉर्शन नहीं है। तो चूंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ डिस्टॉर्शन तो हो नहीं रहा इसमें, यानी कि कोई भी जो इसमें वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आ रहे हैं वो सारे कितने आ रहे हैं हमारे? और नॉर्मल वॉल्यूमेट्रिक चेंजेस आ रहे हैं, यानी नॉर्मल डायरेक्शन में प्लेन जो है आपके, प्लेन जो है वैसे ही रहेंगे। तो इसका मतलब एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस में सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी। यानी कि थर्मल स्ट्रेस का क्या नेचर है बच्चे? थर्मल स्ट्रेस का नेचर है हमेशा नॉर्मल स्ट्रेस, याद रखना। यहां पर एक नोट करके लिखेंगे, ये सवाल अभी तक तो पूछा नहीं गया है लेकिन आ सकता है। तो ये क्या कह रहा है कि नेचर ऑफ थर्मल स्ट्रेस क्या है? नेचर ऑफ थर्मल स्ट्रेस
नेचर ऑफ थर्मल स्ट्रेस क्या है? ओनली नॉर्मल स्ट्रेस, ओनली नॉर्मल स्ट्रेस। इसका मतलब थर्मल स्ट्रेस जो है बच्चा, वो या तो टेंसाइल रहेगी या रहेगी वो कॉम्प्रेसिव, या रहेगी वो कॉम्प्रेसिव। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? थर्मल स्ट्रेस क्या रहेगी? थर्मल स्ट्रेस आइदर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। क्लियर है? चलिए, अब ये तो हमारा नेचर हो गया थर्मल स्ट्रेस का, कि थर्मल स्ट्रेस क्या होगी? आइदर टेंसाइल और कॉम्प्रेसिव। अब ये जो डेल्टा टी हम कह रहे हैं ना, डेल्टा टी, इसका क्या मतलब है? ये हमारा टेम्परेचर डिफरेंस। अब टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ भी सकता है, घट भी सकता है। तो अगर हम कहें कि, या देखो, हम लेते हैं केस वन। केस वन, अगर मेरा डेल्टा टी बढ़ रहा है, अगर मेरा डेल्टा टी बढ़ रहा है, इस बात का क्या मतलब है कि मैं कहूंगा मेरा टेम्परेचर डिफरेंस की वैल्यू बढ़ रही है। ठीक है, और डेल्टा टी को हम लिखते हैं फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर, फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। तो अगर मैंने कहा डेल्टा टी मेरा इंक्रीज कर रहा है, दैट मीन्स फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर रहेगा 0 से बड़ा। और वी कैन से दैट फ्रॉम दिस फॉर्मूला फाइनल टेम्परेचर विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन इनिशियल टेम्परेचर। और जब कभी ऐसा होता है, जब कभी ऐसा होता है, ये किसको दिखाता है? ये दिखाता है एक्सपेंशन को, यानी कि ये दिखाता है एक्सपेंशन को। एक्सपेंशन में डायमेंशंस हमेशा इंक्रीज करती हैं। ठीक है, केस टू क्या होगा हमारा? केस टू हो जाएगा ऐसा ही कि अगर हम कहें टेम्परेचर डिफरेंस हमारा डिक्रीज कर रहा है, तो टी एफ माइनस टी आई भी क्या होगा हमारा? डिक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चे, कि जो डेल्टा टी है मेरा, वो हो जाएगा टी एफ माइनस टी आई लेस देन 0। और यहाँ से हम कह सकते हैं कि जो टी एफ है वो लेस देन होगा टी आई से। इनिशियल टेम्परेचर ज़्यादा होगा, फाइनल टेम्परेचर कम होगा। ठीक है, और अगर टी एफ माइनस, अगर टी एफ माइनस टी आई आपका लेस देन 0 है और टी एफ लेस देन 0 है टी आई के, इसका मतलब है, इसका मतलब है हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन, हो रहा है कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा डायमेंशंस, कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा डायमेंशन डिक्रीज करती हैं, कॉन्ट्रैक्शन में हमेशा डायमेंशन डिक्रीज करती हैं। तो ये तो एक जनरल बात हो गई हमारी। ये क्या बात हो गई हमारी? जनरल बात होगी। अब देखो थर्मल स्ट्रेस को समझने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? मुझे और एक चीज मालूम है, देखो एक चीज नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हमने कहा, हमने क्या कहा कि जो टोटल स्ट्रेस होगी किसी भी मेंबर पे, वो रहेगी दो स्ट्रेस के सम के बराबर। एक होगी मैकेनिकल स्ट्रेस और एक होगी थर्मल स्ट्रेस, एक होगी थर्मल स्ट्रेस। ये जो मैकेनिकल स्ट्रेस है, मैकेनिकल स्ट्रेस बच्चा आती है लोड की वजह से, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, ड्यू टू एक्सटर्नल लोड। और जो थर्मल स्ट्रेस है ये आती है आपकी, थर्मल स्ट्रेस आती है ड्यू टू टेम्परेचर, ड्यू टू टेम्परेचर, टेम्परेचर डिफरेंस, ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस। समझ में आ गई बात? हमें क्या समझनी है? हमें समझनी ये। तो ये दो कंडीशन में ही जनरेट हो सकती है। पहली बात, ये दो ही कंडीशन में जनरेट होगी। पहली बात
एक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट होनी चाहिए, एक तो टेम्परेचर ग्रेडियंट एग्जिस्ट होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस जो है वो एग्जिस्ट होना चाहिए। ठीक, अगर टेम्परेचर डिफरेंस नहीं है तो देयर विल नॉट बी एनी काइंड ऑफ थर्मल स्ट्रेसेस ऑन द बॉडी, ये ध्यान रखना। दूसरी बात है, जो एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, ये कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या पार्शली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए। ठीक है, द कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस विल बी either completely restricted or partially restricted for generating the thermal stresses on that body। समझ में आ रही है बात? तो ये बात ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जैसे मैंने कहा, मैं कहता हूं यहां पे कि जो मैकेनिकल स्ट्रेस तो समझ लिया। अब देखो थर्मल स्ट्रेस क्या है, थर्मल स्ट्रेस को समझो। थर्मल स्ट्रेस आती है दो वजह से। इसकी वजह है पहली क्या, पहली वजह क्या है इसकी बच्चे? पहला रीजन है इसका कि टेम्परेचर डिफरेंस, टेम्परेचर डिफरेंस विल बी, या ऐसे लिखेंगे, या ऐसे लिखो, इसको ऐसे लिखो। पहला रीजन क्या है? ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यानी कि आपका डेल्टा टी क्या होना चाहिए? एग्जिस्ट होना चाहिए, पहली बात। दूसरा रीजन क्या है बच्चे? दूसरा कारण क्या है? दूसरा कारण बहुत इंपॉर्टेंट कारण है कि द एक्सपेंशन and contraction, the expansion and contraction due to temperature difference, due to temperature difference will be either completely restricted or partially restricted, अब इसका बात का क्या मतलब है, अभी हम इस पे बातें करने वाले हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चे, ध्यान से समझना कि पार्शली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए या कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होना चाहिए अगर एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है। सबसे पहली कंडीशन, टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट होना चाहिए। दूसरी कंडीशन कि एक्सपेंशन एंड कॉन्ट्रैक्शन ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस मस्ट बी ईदर, विल भी कह सकते हो, मस्ट बी ईदर कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड और पार्शली रिस्ट्रिक्टेड। एक चीज और याद रखना इसमें कि जो मैं थर्ड पॉइंट है, अगर फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, अगर हम बात करेंगे फ्री एक्सपेंशन की, कहीं पर ये वर्ड आ गया लिखा हुआ फ्री एक्सपेंशन, फ्री एक्सपेंशन के केस में कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, नो स्ट्रेस। ठीक है, फ्री एक्सपेंशन के केस में कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी। इस बात को अभी हम समझेंगे कि क्यों नहीं होगी। देखो अब बात को ध्यान से समझेंगे बच्चे, जो मेरी बात है। तो सबसे पहले हमें यह देखना है कि ये फ्री एक्सपेंशन क्या होता है। ठीक है, देखो हेडिंग डालेंगे फ्री एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन, देखो फ्री एक्सपेंशन क्या है बच्चे कि हमने किसी भी बॉडी को, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मेरे पास एक टेबल है, देखो ध्यान से समझेंगे, 3 डायमेंशंस में अगर बॉडी बना लेंगे तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ठीक है, 3D शेप नहीं है यहाँ पे। ठीक है,
देखो कोई बात नहीं, देखो मान लो मेरे पास एक कोई पर्टिकुलर बॉडी है, मेरे पास कोई एक पर्टिकुलर बॉडी है, या क्यूबॉइड मान लो कि एक मेरे पास क्यूबॉइड है इस टाइप का, ठीक है, मेरे पास एक ये क्यूबॉइड है इस टाइप का। क्लियर हो गई बात? और ये जो क्यूबॉइड है बच्चे, ये एक टेबल पे रखा हुआ है इस तरह से, ये एक टेबल पे रखा हुआ है। और मैंने क्या किया, ध्यान से समझेंगे जो मैं बता रहा हूँ, बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि यहाँ पर देखो 3 डायमेंशन होती है क्यूबॉइड की। मैंने कहा कि ये मेरी डायमेंशन है लेंथ L, ये है मेरी B, और हाइट है मेरी H। ये मेरी 3 डायमेंशंस हैं। क्लियर हो रही है बात? अब मैंने क्या किया, इसमें टेम्परेचर डिफरेंस को बढ़ाया, यानी कि मैं टेम्परेचर क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। इसका क्या मतलब है, टेम्परेचर डिफरेंस कब बढ़ेगा, जब मैं टेम्परेचर को बढ़ाऊंगा। मैंने कहा मैं टेम्परेचर बढ़ा रहा हूँ, ठीक है। तो टेम्परेचर अगर मैं बढ़ा रहा हूँ तो होगा क्या बच्चे, होगा क्या, ये डायमेंशन बढ़ जाएंगी, होगा क्या, ये डायमेंशन मेरी बढ़ जाएंगी। तो डायमेंशन जब मेरी बढ़ जाएगी तो क्या होगा, देखो ये यहीं पर रहेगा और ये डायमेंशन मेरी इंक्रीज कर जाएगी। तो कैसे होगा, देखो किस तरह से होगा, इस तरह से मेरी डायमेंशन जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी, ठीक है। इस तरह से मेरी डायमेंशन जो है वो इंक्रीज कर जाएंगी, यानी कि एक बड़ा क्यूब आप बना सकते हो इसके ऊपर, क्यूबॉइड नॉट क्यूब, कि ये एक ऐसे क्यूब आएगा ऊपर, फिर ये ऐसे होगा, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ये इससे मैच करेगा, ठीक है, और ये इससे मैच करेगा। तो क्या हुआ बच्चे, हुआ क्या, डायमेंशन हमारी जो है वो बढ़ गई। अब जब डायमेंशन हमारी बढ़ी तो ध्यान से समझेंगे, इसको किसी भी डायरेक्शन में रोका नहीं गया है। भैया लेंथ बढ़ रही है तो कोई रिस्ट्रिक्शन है, नो रिस्ट्रिक्शन। वाई डायरेक्शन में कौन सी डायमेंशन है, एच, कोई रिस्ट्रिक्शन है, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिस्ट्रिक्ट तभी होगा जब दोनों पॉइंट को हम फिक्स करेंगे, दोनों फेस को फिक्स करेंगे। जैसे हमें एक्स के दोनों फेस फिक्स करेंगे तब रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है, वाई के दोनों फेस अगर हम फिक्स करते तब रिस्ट्रिक्टेड माना जाता है। यहाँ वाई का, वाई पे तो रखा है, सिर्फ नीचे तो नहीं हो रहा पर ऊपर तो मूव कर रहा है ना। तो इसका मतलब ध्यान से समझेंगे बच्चे कि वाई डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, वाई डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन, ठीक। ऐसे ही एक्स डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन है नहीं, ये वाई डायरेक्शन है, इस डायरेक्शन में भी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। क्लियर हो रही है? और ऐसे ही जेड डायरेक्शन में कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही चैप्टर में बताया है कि अगर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगा, अगर डिफॉर्मेशन को नहीं रोकोगे तो कोई स्ट्रेस जनरेट नहीं हो सकती। यहां ये जो डिफॉर्मेशन हो रहा है करस्पॉन्डिंग लेंथ विड्थ एंड हाइट, क्या ये रिस्ट्रिक्टेड है? नहीं, ये रिस्ट्रिक्टेड नहीं है, ना तो एक्स डायरेक्शन में, ना वाई डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में। तो कोई ऐसी बॉडी जो तीनों ही डायरेक्शन में रिस्ट्रिक्टेड नहीं होती उसे कहते हैं फ्री एक्सपेंशन बॉडी। ये क्या है हमारी, ये है हमारी फ्री एक्सपेंशन बॉडी, फ्री एक्सपेंशन बॉडी। समझ में आ गई बात? और जब ये फ्री एक्सपेंशन बॉडी है तो क्या यहां पर कोई स्ट्रेस जनरेट होगी टेम्परेचर की वजह से? नहीं, यहां कोई भी स्ट्रेस जनरेट नहीं होगी, नो स्ट्रेस विल बी जनरेटेड हेयर, नो स्ट्रेस, ठीक है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली थर्मल स्ट्रेसेस, राइट, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट मैकेनिकल स्ट्रेसेस। मैकेनिकल स्ट्रेसेस ऑलवेज जनरेट्स ड्यू टू दी एक्सटर्नल लोड, यहां पर कोई एक्सटर्नल लोड तो है नहीं, ठीक है। तो यहां पर कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं है, हम किसकी बात कर रहे हैं, थर्मल स्ट्रेस की। लेकिन क्या स्ट्रेन होगी ये देखेंगे हम, क्या स्ट्रेन है, ये चीज देखने लायक है। यहां पे देखो, मैंने कहा कि मेरी बॉडी जो है वो इंक्रीज कर गई, ठीक है। देखो हमारी बॉडी थी ऐसी कि ये, जैसे मान लो ये आपके पास क्यूब था,
ये इतना क्यूब था हमारे पास, क्यूब नहीं क्यूबॉइड, ये एक हमारे पास क्यूबॉइड था। हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को बढ़ाया, हमने क्या किया, हमने टेम्परेचर को इंक्रीज किया। टेम्परेचर को इंक्रीज करने से डायमेंशन जो हो गई वो बढ़ गई। तो डायमेंशन कितनी हो गई हमारी, मान लो डायमेंशन ये हो गई, ये सारी डायमेंशन हमारी बढ़ गई। तो डायमेंशन बढ़ गई तो क्या मिलेगा हमें, डायमेंशन बढ़ के, डायमेंशन हमारी बढ़ गई तो हमें क्या मिलेगा, है ना। क्या बना दिया, ये थोड़ा सा नीचे जाएगा, ठीक है। देखो डायमेंशन हमारी बढ़ गई, एक मिनट, ठीक है। तो देखो डायमेंशन जब हमारी बढ़ी बच्चे, तो यहां बात को ध्यान समझना, ये क्या है मेरी फाइनल लेंथ, वाइट वाली मेरी क्या है फाइनल लेंथ, इनिशियल वाली मेरी क्या है, येलो वाली क्या है इनिशियल लेंथ। ऐसे ही मेरी ये विड्थ थी बी आई, ठीक है, और फाइनल मेरी विड्थ आ गई बी एफ, क्लियर। ऐसी मेरी एच थी, जो ये एच आई थी इनिशियल हाइट, और फाइनल हाइट आ गई मेरी एच एफ। तो बी आई क्या है, देखो यहां पर लिख लेते हैं, एल आई जो है वो है आपकी इनिशियल लेंथ, इनिशियल लेंथ, क्लियर है। ऐसे ही एच आई जो है वो है आपकी इनिशियल हाइट, इनिशियल हाइट। ऐसे जो बी आई है वो है आपकी इनिशियल विड्थ, क्लियर है, ठीक। चलो अब देखो एल एफ क्या है, एल एफ है मेरी फाइनल लेंथ, फाइनल लेंथ। ऐसे ही हमारी एच एफ क्या है, फाइनल हाइट। ऐसी जो हमारी बी एफ है वो है आपकी फाइनल विड्थ, क्लियर हो गई बात। अब देखो बात हम समझने की क्या है यहां पे बच्चे, जब हमने टेम्परेचर को बढ़ाया तो डेल्टा टी एग्जिस्ट कर गया, डेल्टा टी एग्जिस्ट कर गया। तो ये जो डेल्टा टी एग्जिस्ट कर रहा है ये हर डायमेंशन पे बराबर होगा, क्योंकि जब टेम्परेचर बढ़ता है तो जो टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करेगा वो पूरी बॉडी पे थ्रू आउट सेम रहेगा, ये ध्यान रखना, वो पूरी बॉडी पे थ्रू आउट सेम रहेगा। कहने का मतलब क्या है, जो टेम्परेचर डिफरेंस, जो टेम्परेचर डिफरेंस मुझे लेंथ पे मिल रहा है वो ही टेम्परेचर डिफरेंस मुझे विड्थ पे मिलेगा, और वो ही टेम्परेचर डिफरेंस मुझे हाइट वाली डायमेंशन पे मिलेगा। ये बात ध्यान रखना, और होना भी चाहिए ऐसा, ठीक है। तो इसका मतलब मैं क्लियरली कह सकता हूं कि जब मेरा टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, तो देखो यहां पर हमारा जो थर्मल स्ट्रेन होती है, यहां पर लिखेंगे नोट करके देखो, क्योंकि थर्मल स्ट्रेन किसको रिप्रेजेंट करती है, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ, डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ या डिफॉर्मेशन डिवाइड बाय इनिशियल लेंथ। इनिशियल लेंथ यहां चेंज तो हो नहीं रही, इनिशियल लेंथ तो यहां चेंज नहीं हो रही, इसका मतलब जो डिफॉर्मेशन है बच्चे, बात को ध्यान से समझेंगे, जो डिफॉर्मेशन है वो इस टेम्परेचर डिफरेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होने वाला है। जितना ज्यादा आप टेम्परेचर डिफरेंस रखोगे उतना ज्यादा आपको डिफॉर्मेशन मिलेगा, या यूं कहें कि जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाते चले जाओगे उतना ज्यादा एक्सपेंशन होता जाएगा। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि ये जो थर्मल स्ट्रेस है, यहां से हम क्या कह सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस नहीं सॉरी स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन क्या होगी बच्चे, थर्मल स्ट्रेन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगी टेम्परेचर डिफरेंस के, ये ध्यान रखना। ये क्या होगी हमारी टेम्परेचर डिफरेंस के, जितना ज्यादा मेरा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतनी ज्यादा मेरी थर्मल स्ट्रेन होगी, उतनी ज्यादा मेरी थर्मल स्ट्रेन होगी। समझ में आ रही है बात। और वाइस वर्सा, अगर मेरा टेम्परेचर डिफरेंस कम होगा तो मेरी थर्मल स्ट्रेन कम होगी।
ये बात को आप दिमाग में रखेंगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये बात को आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो यहां पर हम कह सकते हैं, देखो थर्मल स्ट्रेन को हम दिखाते हैं एफ साइलेंट टी एच से। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन थर्मल स्ट्रेन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर डिफरेंस। अब ये जो टेम्परेचर डिफरेंस आया है जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू है थर्मल स्ट्रेन के, अब ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन अगर हम हटाएंगे तो एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस होगा। तो जब प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम हटाते हैं तो ये जो थर्मल स्ट्रेन है ये बराबर होगी अल्फा, ये बराबर होगी अल्फा, अल्फा को थोड़े अलग ढंग से दिखाओ यहाँ पे, ये बराबर होगी अल्फा इंटू डेल्टा टी, अल्फा इंटू डेल्टा टी। और यहाँ पे बच्चे अल्फा जो है उसको हम कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन या कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। अल्फा इज व्हाट, अल्फा कहलाता है कोफिशिएंट ऑफ थर्मल, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं इसको। ध्यान से समझेंगे बच्चे, यहां पर ध्यान से समझने वाली बात क्या है, देखो हमने कहा कि जो थर्मल स्ट्रेन है ये क्या है अल्फा इंटू डेल्टा टी, डेल्टा टी इज व्हाट, डेल्टा टी इज व्हाट, ध्यान से समझना बच्चे मेरी बात को, डेल्टा टी इज व्हाट, डेल्टा टी क्या है, डेल्टा टी है टेम्परेचर डिफरेंस, डेल्टा टी क्या है टेम्परेचर डिफरेंस। और ये जो डेल्टा टी है ये तीनों डायमेंशन में रहेगा सेम, डेल्टा टी लेंथ पे, डेल्टा टी विड्थ पे, डेल्टा टी हाइट पे, ठीक है। और ये जो अल्फा है, अल्फा ये होता है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, अल्फा इज व्हाट कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, थर्मल एक्सपेंशन भी कहते हैं लीनियर एक्सपेंशन भी कहते हैं। ये होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, ये होती है मटेरियल की प्रॉपर्टी, मटेरियल की प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती, ये रहता है कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल, कांस्टेंट फॉर गिवन मटेरियल। इसका मतलब ध्यान रखना ये जो स्ट्रेन हम कैलकुलेट कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन में, ठीक है, फ्री बॉडी का कैलकुलेट कर रहे हैं, यानी कि फॉर गिवन मटेरियल, फॉर गिवन मटेरियल। इसका मतलब देखो कि जो थर्मल स्ट्रेन है मेरी, थर्मल स्ट्रेन जो है मेरी वो लेंथ के करस्पॉन्डिंग बराबर हो जाएगी थर्मल स्ट्रेन विड्थ के करस्पॉन्डिंग बराबर हो जाएगी थर्मल स्ट्रेन हाइट के करस्पॉन्डिंग। यानी कि थर्मल स्ट्रेन इन ऑल डायरेक्शन क्या होगा, मस्ट बी सेम। किस केस में, जब आपकी बॉडी फ्रीली मूव करेगी, यानी कि फ्री एक्सपेंशन के केस में, ठीक है। तो थर्मल स्ट्रेस जो होती है वो तीनों डायरेक्शन में बराबर आएगी। अब देखो लेंथ किस डायरेक्शन में बैठा है, एक्स डायरेक्शन में, तो थर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन बराबर होगी थर्मल स्ट्रेन इन वाई डायरेक्शन बराबर होगी थर्मल स्ट्रेन इन जेड डायरेक्शन, ठीक है। ये बात मुझे लगता है कि आप लोगों को समझ में आ गई होगी, इस बात को समझ लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो इसका मतलब ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन, ड्यू टू फ्री एक्सपेंशन थर्मल स्ट्रेन विल बी एग्जिस्ट, और थर्मल स्ट्रेन क्या होगी, विल बी सेम फॉर ऑल डायरेक्शन। समझ में आ रही है बात, ठीक है। अब हमें पता है कि जो थर्मल स्ट्रेन क्या होगी, देखो ये वाली लेंथ वाली थर्मल स्ट्रेन, थर्मल स्ट्रेन लेंथ के करस्पॉन्डिंग भी कितनी होगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ठीक है। थर्मल स्ट्रेन विड्थ के करस्पॉन्डिंग भी कितनी होगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी, और थर्मल स्ट्रेन हाइट के करस्पॉन्डिंग भी होगी अल्फा इंटू डेल्टा टी। पहली बात क्लियर है। तो यहां से देखो हम क्या लिख सकते हैं, यहां से हम एक बात कह सकते हैं कि थर्मल स्ट्रेन क्या होती है, स्ट्रेन होती है डिफॉर्मेशन पर यूनिट लेंथ।
तो मैंने कहा कि डिफॉर्मेशन डेल्टा एल है, पर यूनिट लेंथ कितनी है एल, किसके बराबर होगी अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, ऐसे ही हम क्या लिख सकते हैं, ऐसे हम लिख सकते हैं कि डेल्टा बी डिवाइड बाय बी इज इक्वल टू होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर है, ये चीज हम लिख सकते हैं, ये चीज हम लिख सकते हैं। और एक चीज हम और लिख सकते हैं क्या, कि डेल्टा एच डिवाइड बाय एच होगा अल्फा इंटू डेल्टा टी, ये बात भी हम लिख सकते हैं। क्लियर हो गई बात। अब देखो समझेंगे, समझेंगे क्या समझना है। देखो यहां से हम कह सकते हैं क्या कि फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ, यही तो डिफॉर्मेशन है। ठीक है, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं कि जो डिफॉर्मेशन है इसको हम ये भी लिखते हैं डिफॉर्मेशन। ठीक है, तो डिफॉर्मेशन किस डायरेक्शन में, एक्स डायरेक्शन में, किसके बराबर होगा, किसके बराबर होगा, ये होगा हमारा एल इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी, पहली बात। ठीक, पहली बात। दूसरी बात क्या है कि डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन में, वाई डायरेक्शन में कौन सी बैठी है हाइट, तो h इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। ऐसे ही डिफॉर्मेशन इन z डायरेक्शन, ये होगा हमारा b इंटू अल्फा इंटू डेल्टा टी। यानी कि अगर उसने डिफॉर्मेशन पूछा तो फॉर्मूला लगेंगे ये, अगर उसने डिफॉर्मेशन पूछा तो फॉर्मूला क्या लगेगा, ये फॉर्मूले यूज होंगे। तो फ्री एक्सपेंशन में आपको क्या ध्यान रखना है बच्चे, फ्री एक्सपेंशन में क्या बात कर रहे हैं हम, फ्री एक्सपेंशन में, फ्री एक्सपेंशन में क्या कोई स्ट्रेस जनरेट होगी, नहीं, नो थर्मल स्ट्रेस, नो थर्मल स्ट्रेस, नो थर्मल स्ट्रेस। पहली बात, कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब क्या है कि जो स्ट्रेस होगी एक्स डायरेक्शन में, कौन सी, थर्मल स्ट्रेस, बराबर होगी स्ट्रेस वाई डायरेक्शन में, कौन सी, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस। और जो स्ट्रेस होगी जेड डायरेक्शन में, कौन सी, थर्मल स्ट्रेस, वो सब बराबर होंगी जीरो के बराबर। ठीक है, दूसरी बात, फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं ना हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्री एक्सपेंशन की बात कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट देखो क्या होगा, दूसरा पॉइंट, दूसरे पॉइंट में हमें स्ट्रेन पता है, थर्मल स्ट्रेन देख रहे हैं एक्स डायरेक्शन में, थर्मल स्ट्रेन देख रहे हैं वाई डायरेक्शन में, और थर्मल स्ट्रेन देख रहे हैं जेड डायरेक्शन में। ये होंगी तीनों बराबर, किसके बराबर होगी, अल्फा इंटू डेल्टा टी के। ठीक है, और तीसरी बात कि अगर मुझे डिफॉर्मेशन पूछ लिया जाए कि डिफॉर्मेशन इन एक्स डायरेक्शन क्या है, एल इंटू अल्फा डेल्टा टी, डिफॉर्मेशन इन वाई डायरेक्शन क्या है, एच अल्फा डेल्टा टी, और डिफॉर्मेशन इन जेड डायरेक्शन क्या है, बी अल्फा डेल्टा टी। तो ये सारे फॉर्मूले आपको ध्यान रखने हैं, ये फॉर्मूले हैं फ्री एक्सपेंशन के। ये किसके फॉर्मूले हैं, फ्री एक्सपेंशन के। ठीक है, चलो जी, अब इसमें एक टर्म आया है जिसका नाम है कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। इसमें एक टर्म आया है, क्या है, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये क्या चीज है, देखो, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है बच्चे, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है, देखो इसको डिनोट करते हैं अल्फा से। ठीक है, अब ये अल्फा बताता क्या है, देखो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ये बताता है कि अगर हम टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट करता है तो ये बताएगा कि कितना एक्सपेंशन होगा और कितना कॉन्ट्रैक्शन होगा।
ये कंपैरिजन करता है बेसिकली दो मटेरियल के बीच में, कि अगर हमारे पास दो मटेरियल है, मटेरियल ए और मटेरियल बी, और दोनों को हमने टेम्परेचर डिफरेंस सेम दिया है, यानी कि फाइनल टेम्परेचर ऑफ बोथ मटेरियल आर सेम, तो उसमें क्या एक्सपेंशन दोनों का बराबर होगा? कभी बराबर नहीं होगा, क्योंकि दोनों का अल्फा होगा अलग अलग। ठीक है, क्योंकि हमें पता है कि जो थर्मल स्ट्रेन है वो क्या है? अल्फा इंटू डेल्टा टी। तो अगर मैं डेल्टा टी सेम कर दूं किसी दो मटेरियल का, डेल्टा टी में क्या काम करूं? डेल्टा टी में कर दूं सेम। अगर मैंने डेल्टा टी सेम कर दिया, अगर मैंने डेल्टा टी सेम कर दिया, अगर मैं डेल्टा टी सेम कर देता हूं, तो जो मेरी थर्मल स्ट्रेन है वो किस पे डिपेंड कर जाएगी? अल्फा पे। थर्मल स्ट्रेन किस पे डिपेंड करेगी? अल्फा पे। ये बात समझ में आ रही है? तो कहने का मतलब क्या है कि मैंने अगर मान लो दो बॉडी है मेरे पास, कि एक बॉडी मेरे पास ए है, मान लो दो बॉडी है, ये बॉडी ए है, ये बॉडी बी है, या मटेरियल मान लो, तो इसका अल्फा ए होगा, इसका अल्फा बी होगा। क्लियर है? तो जो थर्मल स्ट्रेन होगी मेरी ए में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होगी? किस पे डिपेंड करेगी? अल्फा ए पे। ऐसे ही थर्मल स्ट्रेन अगर मेरी जो बी पे होगी, वो किस पे करेगी? अल्फा बी पे डिपेंड करेगी। और मैं मान के चल रहा हूं कि डेल्टा टी दोनों के लिए सेम है, डेल्टा टी जो है वो दोनों के लिए सेम है। तो अगर मैं कहूं अगर मैं कहूं अल्फा ए इज ग्रेटर देन अल्फा बी है, तो क्या ये बात बिल्कुल सही नहीं होगी कि जो थर्मल स्ट्रेन होगी बॉडी ए की वो ज्यादा होगी थर्मल स्ट्रेन ऑफ बॉडी बी से? ऐसी अगर मैं कहूं इफ अल्फा ए इज लेस देन अल्फा बी, तो जो थर्मल स्ट्रेन होगी मेरी बॉडी ए की वो किससे? बी से कम होगी। ये बात समझ में आती है? ये बात हमें समझ में आती है? बिल्कुल समझ में आती है। अब देखो ध्यान से, इसका मतलब ये अल्फा जो है ये तो बड़ी कमाल की चीज है। ठीक है, यानी कि थर्मल स्ट्रेन अल्फा पे भी डिपेंड करती है और टेम्परेचर डिफरेंस पे भी। तो अब मुझे बताओ बच्चों, अब मुझे बताओ कि हमारा अल्फा किसी भी मटेरियल का ज्यादा होना चाहिए कि कम होना चाहिए? अगर हमारा अल्फा ज्यादा होगा तो थर्मल स्ट्रेन ज्यादा आएंगी। भाई जिसका अल्फा ज्यादा है उसकी थर्मल स्ट्रेन ज्यादा है, तो अगर हमारा अल्फा ज्यादा होगा तो थर्मल स्ट्रेन ज्यादा आएंगी। थर्मल स्ट्रेन ज्यादा आएगी तो डिफॉर्मेशन ज्यादा आएगा। डिफॉर्मेशन ज्यादा होना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात है बच्चों। डिफॉर्मेशन होना बुरी बात है, क्योंकि अगर जितना डिफॉर्मेशन होगा उतना ही चांसेस होंगे फेलियर के उसके। तो यहां पर अल्फा जो है, अल्फा किसी भी मटेरियल का क्या होना चाहिए? क्या होना चाहिए? मस्ट बी स्मॉल एज मच एज पॉसिबल। समझ में आ रही है बात? कम से कम। ठीक है, स्मॉल एज मच एज पॉसिबल। तो यहां पर नोट करके लिखेंगे, यहां पर नोट करके लिखेंगे क्या? कि द कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन, द कोफिशिएंट ऑफ thermal, the coefficient of thermal expansion must be small as much as possible, as much as पॉसिबल। क्योंकि अल्फा जितना कम होगा, अल्फा जितना कम होगा उतनी मेरी डायमेंशंस जो है, उतनी मेरी डायमेंशन चेंज जो है, जो हमारा डायमेंशन में चेंज आएगा वो कम से कम होगा। और जितना मेरा डायमेंशन में चेंज कम से कम होगा उतने मेरे चांसेस ऑफ फेलियर कम से कम होंगे। चांसेस ऑफ फेलियर विल बी लेस इन दिस कंडीशन। क्लियर हो रही है बात? तो अल्फा होना चाहिए कम से कम। ठीक, थर्मल स्ट्रेन हमारे लिए अच्छी नहीं है कभी भी, क्योंकि ये डायमेंशन चेंज करती है।
तो अल्फा कम से कम होना चाहिए। अब मटेरियल का देखेंगे कौन सा ऐसा मटेरियल है जिसका अल्फा हमारे पास सबसे कम है। वो मटेरियल बच्चों इनवार, कॉपर और स्टील का एक ऐसा अलॉय जिसमें 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 आपका शायद इनवार में 36% निकल होता है। क्वेश्चन भी आता है इनवार में 36% निकल होता है। क्लियर हो रही है बात? निकल बेस्ड अलॉय है बेसिकली इनवार। तो लिखेंगे कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, लीनियर एक्सपेंशन ऑफ डिफरेंट मटेरियल, डिफरेंट मटेरियल। इसको देख लो एक बार, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो सबसे अच्छा होता है इसमें इनवार। सबसे अच्छा क्या है? इनवार। तो देखो अल्फा एक इनवार होता है, ठीक है, अल्फा ऑफ इनवार ये वैल्यू होती है 1.1 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ध्यान रखना। और इनवार क्या है? इनवार बेसिकली निकल बेस्ड अलॉय है जिसमें 36% निकल पाया जाता है। सवाल पूछा जाता है, ध्यान रखेंगे। ये सवाल पूछा जाता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। समझ में आ रही है बात? निकल बेस्ड अलॉय है। क्लियर है? इनवार अल्फा सबसे कम इसी का ही है। कहाँ यूज होता है? कहाँ यूज होता है? क्लॉक्स में। क्लॉक्स में यूज होता है, ये ध्यान रखना। कहाँ यूज होता है? क्लॉक्स में। ठीक है, क्लॉक्स में कौन सी गियर ट्रेन होती है? रिवर्टेड गियर ट्रेन। क्लॉक्स में कौन सी गियर ट्रेन होती है? रिवर्टेड गियर ट्रेन। ये सवाल भी आता है, इसका भी आप ध्यान रखेंगे। रिवर्टेड गियर ट्रेन। इनवार हो गया पहला मटेरियल, ठीक है, इनवार। सेकंड देखो, सेकंड होता है डायमंड। डायमंड डायमंड का होता है बच्चे 1.2 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, हाँ। थर्ड होता है आपका स्टील। थर्ड होता है आपका स्टील, अल्फा ऑफ स्टील ये होता है 12 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। फोर्थ होता है आपका कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर, अल्फा ऑफ कॉपर 16 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है। 19 हो गया घनमंडल, एल्युमिनियम का 23 होता है। ठीक है, कॉपर के बाद आता है आपका ब्रास। कॉपर के बाद आता है ब्रास। आई थिंक ब्रास का जो है वो 18 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। फिर आता है गन मेटल। गन मेटल 19 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम एल्यूमिनियम का होता है 23 इंटू 10 की पावर -6 पर डिग्री सेल्सियस। ये वैल्यूज है, आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, कॉपर हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्टील हो गया, बिल्कुल ठीक है। ये कुछ वैल्यूज हैं आपकी कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन की, तो आप ध्यान रखेंगे, इनका सीक्वेंस भी ध्यान रखेंगे। अल्फा सबसे ज्यादा किसका है? अल्फा सबसे ज्यादा है एल्यूमिनियम का। फिर किसका है? फिर है आपका गन मेटल का। फिर किसका है? ब्रास का। फिर किसका है? कॉपर का। फिर किसका है? स्टील का। किसका? स्टील का। और लास्ट में अल्फा किसका? डायमंड का। और सबसे आखिरी किसका है? इनवार का। ये सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे, पेपर में पूछा जाता है।
इस सीक्वेंस आप ध्यान रखेंगे पेपर में पूछा जाता है। क्लियर हो रही है बात? तो सबसे बढ़िया मटेरियल कौन सा होगा हमारे लिए जिसका कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन कम होगा? उसका आंसर होगा बच्चे इनवार। उसका आंसर क्या होगा? इनवार होगा। क्लियर हो रही है बात? ठीक है, चलो जी, अल्फा के बारे में समझ लिया। अब देखो हमने कहा कि थर्मल स्ट्रेस दो वजह से होती है हमारी। एक तो टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से। देखो पहले केस में टेम्परेचर डिफरेंस आया, पहले केस में टेम्परेचर डिफरेंस आया, लेकिन कोई थर्मल स्ट्रेस थी नहीं। फ्री एक्सपेंशन में कोई थर्मल स्ट्रेस नहीं थी। कारण क्या था? ना तो वो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड थी, ना ही वो पार्शली रिस्ट्रिक्टेड थी। यानी कि थर्मल स्ट्रेस तभी जनरेट होगी जब बॉडी या तो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो या फिर पार्शली रिस्ट्रिक्टेड हो। तो हम वो केस देखेंगे अब जिसे हम कहेंगे केस 1, कि जब बॉडी क्या हो? कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस, हेडिंग डालेंगे यहाँ पे हेडिंग डालेंगे बच्चे एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस ऑफ बॉडी। ऐसे लिखो, एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेसेस ऑफ कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी। एक्सप्रेशन फॉर थर्मल स्ट्रेस फॉर completely restricted body, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी। ये एक्सप्रेशन हमें बताना है कैसा होगा। देखो कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड बॉडी क्या होगी बच्चे? कि एक बॉडी है मेरे पास, इसको हमने दोनों जगह से फिक्स कर दिया, यहां से भी और यहां से भी। अब मेरी बात को ध्यान से समझना, मैं देख रहा हूं 2 डायमेंशन में, तो 2 डायमेंशन में यानी कि यहां पर जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे? कोऑर्डिनेट होंगे या तो x होगा और एक होगा मेरा y। यही तो कोऑर्डिनेट होंगे मेरे। अब देखो मैंने क्या करा, मैंने x को रिस्ट्रिक्टेड किया है, y को रिस्ट्रिक्टेड नहीं किया मैंने। y डायरेक्शन में ये फ्रीली मूव कर सकती है, तो इस डायरेक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, नो रिस्ट्रिक्शन। तो क्या इस डायरेक्शन में स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी? नहीं। तो स्ट्रेस इन y डायरेक्शन हो जाएगी 0। स्ट्रेस इन y डायरेक्शन हो जाएगी 0, क्योंकि इस डायरेक्शन में कोई भी आपकी रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ना इस डायरेक्शन में ना नीचे की तरफ। ठीक है, लेकिन x डायरेक्शन में होगी हमारी। ठीक है, x डायरेक्शन में कैसे होगी? देखो मैंने कहा कि इस बॉडी का मैंने टेम्परेचर बढ़ाया, टेम्परेचर बढ़ाने से क्या हुआ कि जो डेल्टा टी है ये एग्जिस्ट कर गया, डेल्टा टी एग्जिस्ट कर गया। डेल्टा टी एग्जिस्ट हो गया, टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं तो हो जाएगा एक्सपेंशन, होगा एक्सपेंशन। एक्सपेंशन को किसने रोका? सपोर्ट ने रोका। एक्सपेंशन को किसने रोका? सपोर्ट ने रोका। जैसे ही सपोर्ट ने रोका एक रिएक्शन जनरेट हुई R, जैसे ही सपोर्ट ने रोका एक रिएक्शन जनरेट हुई R। तो यहां पर ध्यान से समझेंगे, क्या मेरी स्ट्रेस y डायरेक्शन में एग्जिस्ट करेगी? नो, क्योंकि y डायरेक्शन में कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है। नो रिस्ट्रिक्शन इन y डायरेक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन इन y डायरेक्शन, नो रिस्ट्रिक्शन इन y डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है बच्चे? अच्छा, क्या मेरी थर्मल स्ट्रेन y डायरेक्शन में होगी? बिल्कुल एग्जिस्ट करेगी, बिल्कुल करेगी थर्मल स्ट्रेस y डायरेक्शन में। क्लियर है? इसका एक्सप्रेशन भी वही होगा, अल्फा इंटू डेल्टा टी। थर्मल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन क्या होगी? हम देख रहे हैं थर्मल स्ट्रेन इन y डायरेक्शन क्या होगी बच्चे? अल्फा इंटू डेल्टा टी। अब y डायरेक्शन में कोई भी डायमेंशन हो सकती है भाई, डायमीटर भी हो सकता है, विड्थ भी हो सकती है, वो नहीं मैं बात कर रहा हूं। मैंने कहा इस मटेरियल की जो लेंथ है
वो कितनी है? इस मटेरियल की जो लेंथ है वो है L, यहाँ से लेके यहाँ तक ये जो लेंथ है ये हमने कहा L है, ठीक है। अब देखो, क्या स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी एक्स डायरेक्शन में? बिल्कुल करेगी। स्ट्रेस एग्जिस्ट करेगी एक्स डायरेक्शन में, थर्मल स्ट्रेस बिल्कुल करेगी, बिल्कुल करेगी। क्या स्ट्रेन एग्जिस्ट करेगी एक्स डायरेक्शन में? नो। क्यों? क्योंकि ये तो रेस्ट्रिक्टेड है, ये मूव ही नहीं करेगी, हमने सपोर्ट लगा रखी है। तो थर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में हो गई हमारी जीरो। समझ में आ रही है बात? थर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन में क्या हो गई हमारी? जीरो। अब यही हमारा काम कराएगी। देखो, चूंकि मुझे मालूम है क्या कि जब थर्मल स्ट्रेन मेरी एक्स डायरेक्शन में जीरो होगी तो टोटल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में थर्मल स्ट्रेन कितनी आएगी? देखो, अगर मैं कहूं टोटल स्ट्रेन एक्स डायरेक्शन में कितनी आएगी, टेम्परेचर जब बढ़ रहा था तो एक्सपेंशन हो रहा था, क्लियर हो रही बात? तो उसकी वजह से कुछ डिफॉर्मेशन आया और फिर उस एक्सपेंशन को हमने किससे रोका? सपोर्ट से। तो सपोर्ट पे रिएक्शन पैदा हुई। रिएक्शन क्या है? रिएक्शन एक तरह से लोड का काम करेगा, रिएक्शन एक तरह से लोड का काम करेगा। अब मेरी बात समझना, चूंकि थर्मल स्ट्रेन इन एक्स डायरेक्शन जीरो है तो मैं ये नहीं लिख सकता क्या? ये बिल्कुल लिख सकता हूं कि क्या कि जो टोटल डिफॉर्मेशन होगा, टोटल डिफॉर्मेशन जो होगा किसमें? इन एक्स डायरेक्शन, वो भी क्या होगा? जीरो। टोटल डिफॉर्मेशन क्या होगा? देखो, एक टेम्परेचर के बढ़ने की वजह से एक डिफॉर्मेशन होगा, थर्मल डिफॉर्मेशन। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से एक डिफॉर्मेशन ये आएगा, या इसको ऐसे लिख सकते हैं जो हमारे नोटेशन है कि एक डिफॉर्मेशन आया मेरा थर्मल डिफॉर्मेशन टेम्परेचर बढ़ने की वजह से, प्लस एक डिफॉर्मेशन मेरा लोड की वजह से भी तो आएगा। उन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए? जीरो। ये बात समझ में आएगी नहीं आई? ये डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आएगा? जो रिएक्शन पैदा हो रही है आर। ये डिफॉर्मेशन किसकी वजह से आ रहा है? जो टेम्परेचर डिफरेंस एग्जिस्ट कर रहा है। आई होप ये बात आपको समझ में आ गई होगी। इन दोनों का समेशन क्या होगा? जीरो। तो थर्मल डिफॉर्मेशन क्या होता है? थर्मल डिफॉर्मेशन क्या होगा बच्चों? वो होगा L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। और जो लोड की वजह से डिफॉर्मेशन आ रहा है वो कितना होगा बताओ? वो कितना होगा? PL बाय AE, यानी कि RL अपॉन AE। यही तो होता है PL बाय AE, यही तो होता है PL बाय AE। P का काम कौन कर रहा है? R। P का काम कौन कर रहा है? R। लेकिन बच्चे ध्यान से समझेंगे, ये डिफॉर्मेशन टेंसाइल डिफॉर्मेशन होगा कि कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन होगा? ये डिफॉर्मेशन टेंसाइल डिफॉर्मेशन होगा कि कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन होगा? कॉम्प्रेसिव डिफॉर्मेशन होगा, इसलिए यहां पर साइन लेंगे माइनस का, इसीलिए यहां पर नेगेटिव साइन लिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट था, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था, यही समझने वाली चीज थी यहां पे। देखो, अब मैंने कहा कि थर्मल डिफॉर्मेशन प्लस लोड की वजह से, कभी कभी रॉड भी लिखते हैं हम इसको, ठीक है, ये जीरो होगा। ये कितना है हमारा? L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, प्लस ये कितना है हमारा? PL बाय, यानी कि RL अपॉन AE, लेकिन आएगा माइनस साइन के साथ, बताया ना? ये क्या होना चाहिए? जीरो। यानी कि L इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी माइनस R इंटू L अपॉन AE इज इक्वल टू होगा जीरो। L से L कट जाएगा तो यहां पर क्या आ जाएगा? एल्फा इंटू डेल्टा टी इज इक्वल टू होगा R अपॉन A अपॉन E, यही तो होगा। तो R बाय A कितना आ गया? R बाय A कितना आ गया? E इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। और ये R बाय A है क्या? स्ट्रेस है बच्चे, ये वो थर्मल स्ट्रेस है, क्योंकि रिएक्शन किसकी वजह से जनरेट हो रही है? टेम्परेचर की वजह से। तो थर्मल स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में, लोड कितना है? R, एरिया कितना है? A, ठीक है। नेचर क्या होगा बच्चे इसका? कॉम्प्रेसिव। नेचर क्या होगा? कॉम्प्रेसिव। नेचर क्या होगा? कॉम्प्रेसिव। समझ में आ रही है बात? कॉम्प्रेसिव क्यों होगा नेचर? क्योंकि ये नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा है। कॉम्प्रेसिव क्यों है? क्योंकि R जो है नेगेटिव डायरेक्शन में लग रहा था, कंप्रेस कर रहा था उसको। जो एक्सपेंशन हमारा टेम्परेचर की वजह से हो रहा था उसने उसको कंप्रेस किया,
इसीलिए कॉम्प्रेसिव नेचर की आएगी। तो कितनी आ गई हमारी, जो थर्मल स्ट्रेस है एक्स डायरेक्शन में, ये आ गई हमारी R अपॉन A विच इज इक्वल टू E इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। क्लियर हो रही है बात? E इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी, और नेचर इसका क्या है, कॉम्प्रेसिव। अब एक बात समझना बच्चे ध्यान से, बात समझने वाली क्या है कि जब कभी भी हम टेम्परेचर डिफरेंस, ये टेम्परेचर डिफरेंस बढ़ रहा है घट रहा है, बढ़ रहा है बच्चे, ये इंक्रीज हो रहा है। यानी कि जब कभी भी हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे, नोट करके लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ पर नोट करने वाली बात क्या है, जब कभी भी हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे, जब कभी भी हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे, तो ये हमारा जो स्ट्रेस जनरेट होगी, जो थर्मल स्ट्रेस जनरेट होगी, उसका नेचर होगा हमेशा कॉम्प्रेसिव। और ये कब होगी, जब ये पार्शली रिस्ट्रिक्टेड हो या कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड हो। ठीक है, कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड होगी तो कंप्रेसिव इन नेचर की होगी। समझ में आ गई बात? दूसरा पॉइंट क्या होगा यहां पर, अगर हम टेम्परेचर को डिक्रीज कर रहे हैं, टेम्परेचर कम हो रहा है, तो जो थर्मल स्ट्रेस होगी वो होगी टेंसाइल नेचर की। ये सवाल आता है, ध्यान रखेंगे आप, वो होगी टेंसाइल नेचर की। आई होप आपको ये बातें समझ में आ गई हैं। ठीक है, आई होप आपको ये बात समझ में आ गई है। एक पॉइंट और है, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। देखो हमारी जो थर्मल स्ट्रेस है वो कितनी आई है, हमारी जो थर्मल स्ट्रेस है वो आई है E इंटू एल्फा इंटू डेल्टा टी। यानी कि जो थर्मल स्ट्रेस है वो फंक्शन है यंग मॉडुलस का, कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन और टेम्परेचर डिफरेंस का। क्लियर है? ये इंडिपेंडेंट है एरिया, ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस, थर्मल स्ट्रेस ध्यान रखना, थर्मल स्ट्रेस फंक्शन नहीं है किसका, फंक्शन नहीं है किसका, एरिया का। ये बात समझने की है, ये एरिया का फंक्शन नहीं है। तो जब ये एरिया का फंक्शन नहीं है तो ये एरिया पे डिपेंड नहीं करती। अब इसको बताने के लिए थोड़ा सा हमें समझने की जरूरत है कि कैसे डिपेंड नहीं करती। देखो देखो, मान लो आपके पास दो बॉडी हैं, मैंने कहा आपके पास दो बॉडी हैं, एक ये है ऐसे करके, इसका डायमीटर हमने माना d, क्लियर है, लेंथ l है, और एक बॉडी और है आपके पास जिसका डायमीटर जस्ट डबल है, इसका डायमीटर कितना है 2d, लेंथ सेम है। तो आप मुझे ये बताओ दोनों में थर्मल स्ट्रेस क्या डबल हो जाएंगी? नहीं। यहां पर देखो टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, टेम्परेचर डिफरेंस सेम है, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी सेम है, यहां भी E है यहां भी E है। ठीक है, मटेरियल सेम है, जब मटेरियल सेम हो गया तो अल्फा भी सेम हो गया। तो मुझे ये बताओ कि यहां देखो अल्फा भी क्या है, सेम, मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी भी क्या है, सेम। ये तो दोनों की सेम ही रहेगी, अगर एक सेम हो गया तो दूसरा सेम होना ही है। डेल्टा टी भी क्या है, सेम। इसका मतलब ये जो बॉडी हमारी 1 है, ये कौन सी बॉडी है 1, ये बॉडी कौन सी है बॉडी 2। इसका मतलब जो थर्मल स्ट्रेस है एट बॉडी 1 पे वो बराबर होगी थर्मल स्ट्रेस एट बॉडी 2 पे, बिकॉज थर्मल स्ट्रेस इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ बॉडी। समझ में आ रही है बात? ये दोनों बराबर होंगी, लेकिन बात को ध्यान से समझेंगे, ये टेम्परेचर जब बढ़ाया तो रिएक्शन यहाँ सेम आएगी, ये है इसका मतलब, यहाँ रिएक्शन जो है ये सेम जनरेट होगी, ये मतलब है इसका। लेकिन ध्यान से समझेंगे, नोट करके इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कहां पर ये एरिया पे डिपेंड कर जाएगी। देखो मजेदार बात है, अगर ये स्टेप्ड शाफ्ट का केस हुआ तो वहां ऐसा नहीं होगा। अगर ये स्टेप्ड शाफ्ट का केस हुआ इस तरह का तो वहां ऐसा नहीं होगा, यहां थर्मल स्ट्रेस एरिया पे डिपेंड करेगी। टेम्परेचर बढ़ाओगे आप, बिल्कुल जितनी रिएक्शन यहां क्रिएट होगी उतनी ही रिएक्शन यहां क्रिएट होगी, नो डाउट। मटेरियल यहां पर दोनों के सेम है,
मटेरियल यहाँ दोनों के सेम है, ध्यान से समझेंगे बच्चे, मटेरियल यहाँ दोनों के सेम है, क्लियर है, और अल्फा भी यहाँ पर सेम है, लेकिन इसका कतई मतलब ये नहीं होगा कि जो थर्मल स्ट्रेस होगी, अगर हम इसे मेंबर 1 कहें, इसे मेंबर 2 कहें, तो अगर ये मेंबर 1 है, ये कभी भी बराबर नहीं होगी। अब ऐसा क्यों, बात समझने की यह है, ऐसा क्यों? क्योंकि बच्चों जब टेम्परेचर डिफरेंस इसमें आएगा, एग्जिस्ट करेगा, तो जो एक्सपेंशन इसमें ऐसा इसीलिए, इसमें जैसे मान लो लेंथ इसकी एल है, ये कितनी है, एल है, और ये भी कितनी है, एल है, ध्यान से समझेंगे बच्चे। चूंकि यहां पर जो एक्सपेंशन इसमें होगा बॉडी 1 में, वो एक्सपेंशन बॉडी 2 में नहीं होगा। कारण क्या है? कारण इसलिए है कि एक्सपेंशन यहां बराबर इसलिए नहीं होगा क्योंकि यहां पर ये जंक्शन है, तो जंक्शन पे क्या है, फोर्स ट्रांसमिट होगा कि जो यहां से हमारा एक्सपेंशन चला और फिर जो कॉन्ट्रैक्शन होगा, यहां से जो कॉन्ट्रैक्शन मिलेगा ये आर के बराबर तो रहेगा, आर के बराबर तो रहेगा, लेकिन डिफॉर्मेशन बराबर नहीं होगा। क्लियर हो रही है बात? तो जब कभी भी जंक्शन आ जाए ना बीच में, तब हमारी थर्मल स्ट्रेस में क्लियरली कह सकता हूं, अगर इसका डायमीटर डबल है, अगर इसका डायमीटर डबल है और ये डायमीटर हमारा सिंगल है, तो याद रखना ये जो थर्मल स्ट्रेस है ना, ये डबल हो जाएगी। यहां पर थर्मल स्ट्रेस 1/4 होगी इस स्ट्रेस का, यहां पे थर्मल स्ट्रेस 1/4 होगी इस स्ट्रेस का। जंक्शन नहीं होना चाहिए बीच में, जंक्शन से फोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट होगा, जंक्शन से फोर्स डिस्ट्रीब्यूट होगा। इसका डिफॉर्मेशन ये रोक रहा है, इसका डिफॉर्मेशन ये रोक रहा है, तो इसका एरिया अलग है, इसका एरिया अलग है, और एक दूसरे के डिफॉर्मेशन रोक रहे हैं। यहां डिफॉर्मेशन देखो, इसका डिफॉर्मेशन ये नहीं रोक रहा, ये इंडिपेंडेंट है, इसका डिफॉर्मेशन भी ये नहीं रोक रहा, लेकिन यहां पर इसका डिफॉर्मेशन ये रोक रहा है और इसका डिफॉर्मेशन ये रोक रहा है। दैट्स व्हाई थर्मल स्ट्रेस इन बॉडी 1 विल नॉट बी इक्वल टू द थर्मल स्ट्रेस एट बॉडी 2। क्लियर हो रही है बात? यहां एरिया पे डिपेंड कर जाएगी, जिसका एरिया कम होगा वहां थर्मल स्ट्रेस ज्यादा रहेगी, जिसका एरिया ज्यादा होगा वहां थर्मल स्ट्रेस कम होगी। मैं क्लियरली यहां से कह सकता हूं थर्मल स्ट्रेस एट बॉडी 1 विल बी ग्रेटर देन द थर्मल स्ट्रेस एट बॉडी 2। क्लियर होगी बात बच्चे? तो ये जो आज का लेक्चर हमने ये जो चीजें पढ़ी हैं थर्मल स्ट्रेसेस की, इसमें हमने फ्री एक्सपेंशन ऑफ बार और कंप्लीटली रिस्ट्रिक्टेड वाला केस कवर कर लिया है, राइट? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम पार्शली रिस्ट्रिक्टेड देखेंगे कि पार्शली रिस्ट्रिक्टेड लोडिंग क्या होती है, सपोर्ट क्या होती है, और उस पर थर्मल स्ट्रेसेस कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है? फिर स्टेप्ड शाफ्ट के केस में भी देखेंगे, इस केस में हम थर्मल स्ट्रेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है? और फिर हम कंपोजिट बार भी देखेंगे, कंपोजिट बार में थर्मल स्ट्रेसेस कैसे जनरेट होती है। ठीक है बच्चे? तो आज इस लेक्चर के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।